नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2022 का प्रश्न पत्र होगा और 28 दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था, इसी पेपर में है और सीडीपी और ईवीएस के जो है आपको लगभग पीक का और ईवीएस के पोर्शन को, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए और क्रैक करना चाहते हैं सीटेट जुलाई 2025 को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो करते हैं और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसी चैनल पर सीटेट जुलाई 2025 नामक पेपर 1 के लिए जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। पेपर 2 का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पेपर 1 से संबंधित जितने भी सीडीपी के और ईवीएस के क्वेश्चन है, हमने जो है बहुत सारे पेपर का ऑलरेडी कर लिया है। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे उनसे संबंधित जितने भी जो है पेपर है हमने कर लिया है, उससे संबंधित सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस को। तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा, सीटेट जुलाई 2025 और ब्रैकेट में पेपर 1 नामक जो है प्लेलिस्ट कर दिया गया है और आप सभी के लिए जो है अवेलेबल है। चैनल पर जाके आप एक बार प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कर ले। तो आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन का काल का समय कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो देखिए 4 प्रकार के बाल्यावस्था जो है देखने को मिलते हैं। सबसे होता है जो है बाल्यावस्था, जिसमें 2 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे आते हैं और इसके पश्चात जो है 12 से लेकर 19 वर्ष के जो 18 या 19 आप कह लीजिए, ठीक है, 19 वर्ष के अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं वे जो है किशोरावस्था के बच्चे होते हैं। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि बचपन से लेकर वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि यह जो है 12 वर्ष से लेकर जो 18 से 19 वर्ष का जो तक का जो समय होता है इसे किशोरावस्था कहा जाता है। और ये काल जो है एक तूफानों भरा काल होता है, जिसमें जो है परिवर्तन बहुत देखने को मिलती है। आपके अंदर जो है बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आप जो है बहुत समाज के प्रति बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। आप सोचते हैं, हो सकता है आप समाज के विरुद्ध जाने की कोशिश करें, या कोई धर्म के प्रति आपका आस्था जो है बहुत गहरा हो सकता है, या आपका सोचने का जो प्रवृत्ति है वो अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है इस अवस्था में। और ये जो है एक जिम्मेदारियां भरी अवस्था होती है, जो कि बचपन और प्रौढ़ अवस्था के बीच का जो अवस्था होता है वही जो है किशोरावस्था का काल होता है। इसे जो है बचपन से वयस्कता का परिवर्तन काल का समय कहा जा सकता है। इसमें जो है अनेक परिवर्तन आते हैं। सोचने का जो है आपका तरीका अलग होता है दूसरों से, ठीक है, और ये जो है एक संघर्ष भरी समय भी होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी समय में जो है सभी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती हैं और आपको जो है बच्चों को भी संभालना रहता है और जो परिवार के सदस्य जो बड़े हैं उन्हें भी संभालना रहता है। तो ऐसी अवस्था को जो है किशोरावस्था कहा जाता है, जिसे हम तूफान संघर्ष से भरे काल के रूप में भी जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 देख लेते हैं। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो देखिए स्थूलगामक कौशल ऑप्शन है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन जो है ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूलगामक कौशल के उपयोग के लिए जो है आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए चलना और दौड़ना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आप अपनी पैरों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चलने के लिए दौड़ने के लिए जो है पैरों का अधिक इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे ब्रश से पेंटिंग
ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना और पेपर के टुकड़े के काटना, चिपकाना, सुई में धागा डालना, ये तीनों काम के लिए जो है आप अपने उंगलियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें जो है स्थूलगामक कौशल जो है नहीं आएंगी, बल्कि फाइन मोटर स्किल जो है इसमें आ जाएंगी। और ये जो है ग्रॉस मोटर स्किल का जो है एग्जाम्पल होगा चलना और दौड़ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 है, समाजीकरण की प्रथम संस्था है। तो देखिए, समाजीकरण से एक प्रश्न हमेशा रहती है, तो आप याद रख लेंगे। ऑप्शन है अच्छा, ऑप्शन है परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संस्था जो है समाजीकरण का परिवार होता है, जिसमें बच्चे जो है क्या सीख रहे हैं वो, और शुरू से ही जो है वो कहाँ पर सीखते हैं समाजीकरण, तो वही होता है परिवार। परिवार में ही जो है सबसे पहले बच्चों का जन्म होता है, और परिवार के सदस्यों से ही जो है बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। धीरे धीरे वो जो देखते हैं उसी को जो है कॉपी कर रहे होते हैं, उसी को जो है सुनकर सीखने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम समाजीकरण का संस्था जो है वो है परिवार। और बाकी जो स्कूल है, दोस्त है, मीडिया है, ये सभी जो है द्वितीय समाजीकरण का संस्था है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पे। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है। तो देखिए, बहुत सारे जो है बच्चों के मन में ऐसा होता है, बच्चे जो है यह सोचते हैं कुछ खिलौना है या गुड़िया है और कुछ टेडी बियर है, उनके पास जो भी खेलने का जो खिलौना रहते हैं, वो समझते हैं कि ये जो है जीवित है, इसमें जो है प्राण है, ये जो है सब कुछ कर सकता है जो मैं कर रही हूँ। जैसे वो खुद, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखते होंगे आपके घर में बच्चे जो हैं वो खुद खाना आप खाने के लिए अपने बच्चों को कहते हैं, तो वो जो बच्ची हैं वो जाके अपनी गुड़िया से जो है ऐसा व्यवहार कर रही होती है जैसे मम्मी जो है अपने उस बच्ची के साथ कर रही थी। उसी प्रकार से जो है वो बच्ची जो है अपने मम्मी से प्रयास माफ कीजिएगा, गुड़िया से जो है ऐसा बोलने का प्रयास करती है, कहती है खाना खाओ, खेलने जाओ, ऐसे नहाओ, और पढ़ने बैठो। इस प्रकार से जो है वो अनेक जो है बातें जो है कर रही होती है गुड़िया से, और उसे जो है लगता है कि इसमें भी जो है प्राण है, ये जो है भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि इसमें जो है यह सजीव है, इसमें सजीव गुण है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे खिलौना भी आते हैं जो जिसमें जो है गुड़िया बोलती भी है मम्मी पापा कह के, और गुड़िया जो है चल भी पाती है, तो इससे जो है और उन्हें लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है सोच जो है किसमें होती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जीववादी सोच है, पदानुक्रमित सोच है, केंद्रीकरण, वर्गीकरण। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जीववाद, एनिमिजन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जीववादी सोच। इसमें जो है बच्चे इस प्रकार से सोचते हैं कि भौतिक चीजों में भी जो है उनमें भी जो है प्राण है, वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 है। अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, और नीचे जो है कूट में आंसर आपको बतानी है इसका, तो देख लेते हैं क्या है। अभिकथन दिए गए हैं, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। तो कारण क्या है? जीन पियाजे के अनुसार रिया संगठनात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, तो जैसे कि ये 4 वर्षीय रिया है, ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक चरण के अंतर्गत ही आएंगी, और इन्हें जो है उतना ये नहीं कर पाएंगी क्योंकि छोटी है, तो इसी कारण से जो है लंबे और चौड़े बर्तन को जो है ये एक ही समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है, तो ऐसा जो है उन्हें दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो ये राइट होगा। तो अभिकथन भी राइट दिए गए हैं, कथन और कारण दोनों सही है इसका, और कथन का जो है कारण व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 है, संकेतों और अन्य तरीकों द्वारा
संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना। ठीक है, मदद करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है पाठ, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो देखिए यह जो है पार्ट का उदाहरण है, यानी कि स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। लेव वाइगोस्की ने जो है स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है और इन्होंने जो है कहा है कि बच्चे जो है जिस सीखने में जो है उन्हें परेशानी आ रही है तो उन्हें जो है संकेत द्वारा या विभिन्न इशारों द्वारा जो है उन्हें समझाया जा सकता है और जिससे जो है वो आसानी से सीख पाए, अधिगम कर पाए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो दिया था लेव वाइगोस्की ने ही, ये भी याद रखेंगे, इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो देखिए ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। तो देखिए यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए जो है वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत जो है सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है? तो यह होगा सहयोगात्मक अधिगम। वाइगोत्स्की ने जो है यह कहा था बच्चे जो है एक दूसरे का सहयोग जब करेंगे, सहपाठियों द्वारा जो है उन्हें सहयोग मिलेगा और समूह कार्य करेंगे तो उन्हें जो है आसानी से वो सीख पाएंगे। और क्योंकि बच्चों को जो है इन्होंने ही जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिया था, जिसमें इन्होंने यह बात कही थी, इस सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चे जो है समाज में सीखते हैं और एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करके सीखते हैं और सहयोगात्मक वातावरण में जो है बच्चे और आसानी से सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्रियात्मक प्रस्तुत अधिगम नहीं होगा, रटंत अधिगम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, निष्क्रिय कहीं भी दिखे, रटंत कहीं भी दिखे तो आप जो है समझ जाएंगे कि ऑप्शन जो है नेगेटिव है। ओके, और नेगेटिव यदि नहीं करके पूछा गया है क्वेश्चन में तो आपको नेगेटिव ही ऑप्शन ढूंढना होता है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 में। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो देखिए कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने जो है 3 स्तर दिए हैं, जिसमें प्रत्येक में जो है 2-2 चरण है और इसमें आपसे पूछा गया है कि किस चरण में जो है व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, यानी वो जो सोच रहा है उसके अनुसार वो नहीं चल रहा है बल्कि दूसरे जो है क्या कहते हैं इसके प्रति वो उसको लिए जो है ज्यादा मायने रख रहा है। ठीक है, तो किस चरण में ऐसा होता है कि बच्चे जो है इस प्रकार से करते हैं कि उन्हें जो है दूसरों को जो है अच्छा लगे, वो लोग जो है तारीफ करें, दूसरों हम जो भी कर रहे हैं उसका जो है लोग जो है उसके लिए मेरा तारीफ करें, उनकी इच्छा के अनुसार जो है आप कार्य कर रहे होते हैं, बच्चे जो है कार्य कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण, पश्चिम परंपरागत चरण। तो देखिए किस चरण में जो है ऐसा होता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत चरण यानी कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो परंपरागत चरण में जो है 2 इसके चरण आते हैं, जिसमें जो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखता जो होती है इसी को दर्शाती है, इसी को यह विशेषता है कि बच्चे जो है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की के रूप में जो है बनने का जो है इसमें प्रयास करते हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो है बनने का प्रयास करते हैं परंपरागत चरण में। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसी कारण से जो है अच्छे लड़का अच्छी लड़कियां बनने के लिए जो है वो दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा जो है किस प्रकार की कक्षा को कहा जाता है, जिसमें जो है बच्चे जो है जिसमें लचीलापन देखने को मिलती है, अनुशासन के लिए जो है कोई कड़ा नियम जहाँ पे नहीं बनाया गया रहता है, बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख रहे होते हैं, सभी वर्गों के जो स्टूडेंट्स हैं
उन्हें जो है एक साथ शामिल करके पढ़ाया जाता है, एक कक्षा में रखकर पढ़ाया जाता है और आपस में जो है बातचीत करने के लिए जो है खुला छूट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जो है कड़ा अनुशासन बना कर रखे हुए हैं क्लास में, आप बच्चों को जो है एक दूसरे से बात भी करने नहीं दे रहे हैं, कोई भी जो है वो डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं और खुद से जो है कोई एक्टिविटी आप नहीं करा रहे हैं या खुद भी जो है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो इस प्रकार की जो कक्षाएं होती हैं इसे प्रगतिशील कक्षा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिन कक्षाओं में जो है लचीलापन है, कठोर नियम नहीं है और बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख रहे हैं और बच्चे जो है खुद से कुछ कर करके गतिविधियां जो है वो सीख रहे हैं और साथ में जो है शिक्षक जो है बस उनकी मदद के लिए है और ना कि लेक्चर देने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कक्षा होती है वो विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित होती है। पाठ्य पुस्तक का सिर्फ आप आए और पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर दिया है बस उसे पढ़ा लिए फिर निकल गए, इस प्रकार से नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। परीक्षा केंद्रित नहीं होता है, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा का अर्थ हुआ कि जिसमें जो है शिक्षक जो कह रहे हैं वही बच्चे करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि शिक्षक क्लास में इंटर किए, उन्होंने जो है किसी एक विषय पर लेक्चर दे दिया और उसके पश्चात जो है बच्चे जो है बस सुन रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, खुद से जो है कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, ऐसा नियम बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो सिस्टम होती है वो सही नहीं होती है, शिक्षक केंद्रित जो है शिक्षा नहीं होना चाहिए। और एनईपी 2020 में भी ये कहा गया है कि बच्चों को जो है शिक्षा जो है विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित। ओके, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो देखिए 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था और इन बुद्धि में से जो है कौन सा बुद्धि जो है एक परामर्शदाता के पास होना चाहिए? तो विद्यालय में जो है परामर्शदाता है रेनू और कौन सा बुद्धि जो है इनमें होनी चाहिए? तो ऑप्शन से आपके भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल। ठीक है, भाषाई जो है लिंग्विस्टिक हो गया, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। और तो देख लेते हैं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पारस्परिक अर्थात अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है एक परामर्शदाता में होना चाहिए, ताकि वो जो है दूसरों की जो है क्या इच्छाएं हैं, क्या वो जानना चाह रहा है और विद्यालय के बारे में जो है क्या जानना चाहता है, ये सभी जो है वो पढ़ सके। ठीक है, तो अंतर्व्यक्ति के अंतर्गत जो है दूसरों की क्या इच्छाएं हैं, दूसरों में क्या क्षमता है, क्या कमी है, आप यह जो है समझ पाते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि जो है एक परामर्शदाता के लिए आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए यह साफ कहा गया है कि बच्चों से जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, बल्कि उनकी मदर टंग में ही बात करना है, यानी कि मातृभाषा में जो है उनसे बात करना है। तो आपके ऑप्शन हैं केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, बच्चों की मातृभाषा का। एनईपी 1986 में भी जो है यह बात कही गई थी। 1986 की जो एनईपी थी इसमें भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी यह बात कही गई थी कि शिक्षा जो है मातृभाषा का प्रयोग करके जो है दिया जाना चाहिए। बच्चों का जो भी मातृभाषा है उसी को जो है प्रयोग मिलाकर जो है बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए। इससे जो है बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। यदि आप ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं या सिर्फ आप नियम बना दिए स्कूल में जो है सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ही चलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगा,
तो बच्चे जो है शुरू से ही जो उनमें दूसरे भाषा जो है हो सकता है उन्हें नहीं समझ आता हो, तो ऐसे में जो है यदि उनकी जो मातृभाषा तो सबको समझ होती है, तो मातृभाषा का समझ होने के कारण जो है यदि आप मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देती है या देते हैं, तो ये जो है सबसे बेस्ट होगा, ऐसा कहा गया है एनईपी 2020 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग जो है बच्चों से कम्युनिकेशन के लिए करना चाहिए और पढ़ाने के लिए भी करना चाहिए, संप्रेषण के लिए भी और पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो देखिए इसमें जो है एक वैशाली नाम की बच्ची है, वो अपनी माँ से कह रही है कि मुझे भी जो है फुटबॉल चाहिए। जो उसने जो है किसी बच्चे को देखा, अमित को देखा फुटबॉल खेलते हुए, तो फुटबॉल मांग रही है अपनी माँ से। तो उनकी माँ कहती है कि फुटबॉल से तो है कौन खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, केवल लड़के खेलते हैं, और तुम्हारे लिए जो है मैं गुड़िया लाऊंगी। तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन है जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िवादिता, लिंग प्रासंगिकता। तो देखिए साफ है कि ये जो है लिंग रूढ़िबद्धता अर्थात लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है, जिसमें जो है लड़के को जो है अलग और लड़कियां को जो है अलग करने की इसमें बात है कि लड़कियां जो है ये कमजोर होती है, इस प्रकार से जो है इसमें दर्शाया जा रहा है। और लड़के जो है फुटबॉल खेल सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं खेल सकती हैं, लड़के कार चला सकते हैं लेकिन लड़कियां जो है सिर्फ गुड़िया से ही खेलेंगी, लड़कियां ये सब कार्य नहीं कर सकती है। इस प्रकार से जो भेदभाव होती हैं लड़कों और लड़कियों में, इसे जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता का संज्ञा दी गई है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लिंग रूढ़िबद्धता, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 13 है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। तो देखिए बच्चों को जो है यदि आप कोई टैलेंट बच्चों को जो है एक समूह बना देते हैं, कोई कमजोर बच्चों का जो है अलग समूह बना देते हैं, या अन्य भेदभाव करके जो है आप जैसे कोई पिछड़ा हुआ समाज से आ रहा है तो उसे आप अलग उसका समूह बना रहे हैं, तो समूहों में बांट रहे हैं, वर्गों में बांट रहे हैं और नामीकरण कर रहे हैं, तो ये जो है नेगेटिव होता है, ये बच्चों के लिए जो है अच्छा नहीं होता है। बच्चे जब सभी बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो टैलेंट हो, कमजोर हो या किसी भी वर्ग से आते हो, तो वो बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं। और जब उन्हें अलग भी कर दिया जाएगा तो वो कैसे सीख पाएंगे? तो ऐसे में जो है ये गलत होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर नेगेटिव ही होगा। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा और सुशासित करेगा? नहीं, ये जो है अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा नहीं दे सकता है, बल्कि उन्हें अलग किया गया है। तो इसमें जो इससे जो है उनके अंदर जो है और उनका वो जो है डिमोटिवेट होंगे। ठीक है, वो जो है और आगे बढ़ने से जो है वो रुक जाएंगे, वो कुछ भी जो है कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। बच्चों के समूहों में हीनता और सीखने का लाचारी को जन्म देता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकेंड सही होगा। इस ऐसे जो बच्चों को जो नामित किया जाएगा, उन्हें वर्गों में बांटा जाएगा, तो बच्चों को जो है समूह में हीनता आएगी, एक दूसरे से जो है वो दोस्त के रूप में वो नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटर एक दूसरे को समझेंगे और भेदभाव जो है और भेदभाव को जो है बढ़ावा मिलेगी, समानता को जो है बढ़ावा नहीं मिलेगी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जो है ये जन्म देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है, सततता व समग्र मूल्यांकन के मायने क्या है? तो देखिए क्वेश्चन 14 में दिया गया है, सततता व समग्र मूल्यांकन क्या क्या मायने हैं। तो इसमें जो है ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना। तो देखिए बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास पर जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बहुत आवश्यक होती है, तो इसी को जो है समग्र विकास कहा जाता है। तो इसका जो है मूल्यांकन के क्या मायने होते हैं? तो देखिए तुलना करना नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है
तुलना करने की बात कही गई है, ठीक है। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ये सही हो जाएगा। इसमें जो है समग्र मूल्यांकन कहा गया है, यानी कि जो विद्यालय में जो है जो भी गतिविधियां कराई जा रही है उसी के अनुसार से जो है सभी पहलुओं पर जो है सभी पहलुओं को जो है शामिल करना चाहिए, ना कि केवल आप जैसे कि परीक्षा आप ले लिए और परीक्षा में जो है बच्चों का नंबर जिनका कम है, आप ऐसा कह रहे हैं कि वो जो है बच्चा कमजोर है, वो पढ़ नहीं पाता है, ठीक से पढ़ता नहीं है, इस प्रकार से जो है आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। बल्कि उसके जो है वो खेल में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, बात करने में कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका भाषा का कितना विकास है, और समूहों में जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, कुछ गतिविधियां दी जा रही है वो जो है किस प्रकार से वो प्रोजेक्ट को कर रहा है, ये सभी चीजों का जो है आकलन होना चाहिए। इन सभी पहलुओं पर जो है आकलन होना चाहिए। उसी प्रकार से जो है उसी को जो है सतत व समग्र मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन थर्ड में दिया है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर। देखिए मैंने अभी कहा कि सिर्फ शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि सभी गतिविधियों को जो है इसमें शामिल करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 है साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। सिर्फ आप साल के अंत में जो है कोई बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, तो कुछ बच्चे जो हो सकता है उस समय बहुत एक्टिव हो, कुछ बच्चे जो है अनेक अदर चीजों में एक्टिव हो, तो इस प्रकार से मूल्यांकन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सेकेंड ही होगा। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो देखिए ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो देखिए योगात्मक नहीं होगा, मानकीकृत भी नहीं होगा, मानक संदर्भित भी नहीं होगा। तो ये जो है रचनात्मक मूल्यांकन की जो है यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि एक शिक्षक जो है जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है कक्षा में, यानी कि जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे से जो है बच्चों को जांच करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इससे जो है यह पता चलता है कि बच्चों के अंदर जो है क्या जिज्ञासा है, जो भी मैंने पढ़ाया है उसे बच्चे समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं। उन्होंने जो है खुद का भी इसका आकलन कर सकते हैं, जो मैंने जो है पढ़ाया है इस पर बच्चे ध्यान केंद्रित कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उनका कंसंट्रेशन इस पर बना हुआ था या नहीं बना हुआ था, उनके अंदर क्या जिज्ञासाएं हैं, वो जो है प्रश्नों के माध्यम से जो है इसका पूर्ति हो सकता है। और प्रश्न जब पूछा जाएगा तो बच्चे जो है जांच करने वाले प्रश्न जो पूछा जाएगा, इससे जो है बच्चे क्या होंगे कि चिंतन करेंगे और सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलेगी, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगी। और जब प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो वे जो है चिंतन के माध्यम से करेंगे और खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे। तो ये सभी जो है बहुत ही आवश्यक तत्व है एक विद्यार्थी के लिए, कि वे जो है खोज कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है और चिंतन कर रहा है और किसी एक निष्कर्ष पर निकल रहा है और निष्कर्ष को जो है दे रहा है और उसका उत्तर जो है बताने में सक्षम है। ये सभी जो है एक रचनात्मक मूल्यांकन का जो है इसमें ये रचनात्मक मूल्यांकन का जो एक सही तरीका होगा, बच्चों में जो है क्या रचनात्मकता है इससे दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो एक प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है। उसी प्लेलिस्ट में जो है बहुत से वीडियोज का जो है अपलोड हमने कर दिया है, जो कि सीटेट से संबंधित है। और सीटेट जुलाई पेपर 1 का जो है आप यदि तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए, तो सभी वीडियोज को देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके जितने भी पेपर को हमने सॉल्व किया है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। तो देखिए समावेशी कक्षा में जो है सभी तरह का बच्चे जो है एक साथ पढ़ते हैं, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है।
जिसमें जो है विभिन्न, जैसे कि आप दिव्यांग बच्चे कह सकते हैं, जिन्हें जो है हियरिंग से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, दृष्टिबाधित हो सकते हैं, उन्हें देखने से संबंधित समस्या हो सकती है, या उन्हें जो है लर्निंग डिजेबिलिटी हो सकती है, यानी कि वो जो है पढ़ने में असक्षम हो सकते हैं। बहुत सारी दिक्कत, जैसे कि मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, उस प्रकार के बच्चे को भी जो है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना, इसे ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। और उन्हें जो है उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसका भी पूर्ति जो है विद्यालय द्वारा होना चाहिए। तो आते हैं प्रश्न पर, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? ऑप्शन हैं, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। देखिए, समावेशी शिक्षा में केवल कुछ ही बच्चों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है शिक्षक या शिक्षिका को, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों की उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका उनका पृथक्करण करना। पृथक्करण नहीं करना है, या सिर्फ जो है बच्चे जो है अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो वे जो है बहुत तरह सभी जो है कौशलों का विकास उनमें है और सब तरह से जो है अच्छे हैं, ऐसा मान लेना ये गलत है। ठीक है, तो अकादमिक क्षमता के आधार पर सिर्फ पहचान ना, ये गलत हो जाएगा। बल्कि उनके उन्हें जो है उनकी जो है क्या टैलेंट है, उनमें जो है क्या टैलेंट छुपी हुई है, उसको उजागर करना जो है एक शिक्षिका का कर्तव्य बनता है। और उसी प्रकार जो है वो बच्चे जो हैं क्या जो है जैसे लर्निंग है, जैसे कि यदि उनमें सिंगिंग का टैलेंट है, या वे जो है किसी खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो अधिक मायने रखता है, सिर्फ जो है अकादमिक क्षमता जो है मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 4 है, खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। देखिए, अभी-अभी मैंने आपको समझाया कि समावेशी शिक्षा में जो है, यदि कोई भी बच्चा को समस्या है, तो उन्हें विशेषज्ञ के पास नहीं भेजना है, बल्कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। और उन्हें जो है अलग संकाय में भी नहीं रखना है, बल्कि उन्हें जो है सब बच्चों के साथ जो है शिक्षा देनी है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों की विविध ज़रूरतों को पता लगाना व उनका ख्याल रखना। उनकी क्या आवश्यकता है, जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसे जो है ब्रेल लिपि की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है। और ऑडियो से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, वो जो है सुनकर भी सीख सकता है। वीडियो जो है वो नहीं देख पाएगा, इसी कारण से जो है सिर्फ ऑडियो वाला जो है चीज़ें ऐसी हो कि जिसमें सब कुछ समझा दिया गया हो, तो सिर्फ वो ऑडियो को सुन के ही बहुत कुछ समझ ले। इस प्रकार के जो शिक्षा होती है, तो उनकी ज़रूरतों को जो है ख्याल रखा जाना चाहिए। ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए, इसमें पूछा गया है, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शंस हैं, हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन। और साथ में जो है आपको कूट दिए गए हैं, कूट में जो है आपको करेक्ट आंसर बतानी है। तो देखिए, विविध समूह यानी से अलग-अलग समाज से जो है बच्चे आते हैं, कुछ पिछड़ा वर्ग के हो सकते हैं, कुछ अमीर हो सकते हैं, कुछ गरीब हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है किन-किन बातों का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए एक शिक्षिका द्वारा, वो आपको बतानी है। तो आते हैं, देख लेते हैं ऑप्शंस। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। एक शिक्षिका को जो है हर विद्यार्थी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, और साथ में जो है उसका जो है सभी तरह से उसकी ज़रूरतों को जो है पूरा किया जाना चाहिए। तो ये सही हो जाएगा। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, कम्युनिकेशन बनाए रखना है सभी बच्चों के साथ, ये सही होगा। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, नहीं, गलत होगा ये। विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना, बिल्कुल सही। बच्चों को जो है यदि लचीलापन दिया जाता है, कठोर अनुशासन में उन्हें नहीं रखा जाता है, तो बच्चे जो है अपने आप सीखते हैं। अब खुद से जो है करके एक्टिविटी, बहुत सारी गतिविधि एक साथ करके जो है बच्चे सीख रहे होते हैं। अपने दोस्तों के साथ जो है वो बातचीत करते हैं, सहयोग उन्हें मिलती है दोस्तों से। ठीक है, और ग्रुप वर्क करते हैं, समूह कार्य करते हैं, और सहपाठी द्वारा मदद भी लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है लचीलापन जो है क्लास में होनी चाहिए। तो ये तीनों जो है सही है, 1, 3 और 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3।
आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी जैसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को, देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन पर क्या जो है विशेष होना चाहिए, क्या उन पर जो है ध्यान देना चाहिए उनकी जरूरतों पर। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस को। विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर आप ध्यान देकर क्या करेंगे, जबकि बच्चा जो है देख ही नहीं पा रहा है, उसे जो है विजुअल जो है नहीं दिखाना है, बल्कि उसे जो है ब्रेल लिपि की जो है आवश्यकता हो सकती है। और यदि कम बच्चा जो है थोड़ा सा उसे दिखाई देती है तो बड़े बड़े अक्षरों वाले जो है किताब उसके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। और जो स्पर्श कर सकता है चीजों को, वे चीज जो है उसको जो है दिया जाना चाहिए, ताकि वे जो है आसानी से अधिगम कर सके, लर्न कर सके, सीख सके। तो ये नहीं होगा, दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना ये नहीं होगा। ठीक है, गलत है। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, और देख लेते हैं। बहुत सी मुख फिल्में दिखाई जाना चाहिए, फिल्में वो नहीं देख पाएगा तो ये गलत होगा। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, चित्र तो वो देख ही नहीं पा रहा है, चित्र जो है वो देख ही नहीं पा रहा है। और तो चित्र वाले जो है वर्कशीट देना, उसे इससे जो है और कठिनाई आएगी, परेशानी होगी, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो जो स्पर्शनीय सामग्री है वे जो है छू कर जो है स्पर्श कर सकता है, उससे जो है इससे आसानी होगी। तो ऑप्शन सेकंड राइट है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं। और कमेंट किया कीजिए, आप लोग का कमेंट जो है बहुत कम देखने को मिलती है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या यदि आप चाहते हैं और भी सीटेट के कोई वीडियोज यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं। आते हैं प्रश्न पर। सामाजिक अंतक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ऑप्शन है स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार, पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य। तो देखिए सामाजिक अंतक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, यानी कि बच्चे जो है समाज में अंतक्रिया नहीं कर पा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा लोगों से, और मौखिक संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में जो है उसे दिक्कतें आती है। तो किसके लिए जो है किसका अभिलक्षण है, तो ये हो जाएगा स्वलीनता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए, इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। तो देखिए शिक्षक जो है शिक्षक यहाँ पे चाहती है दिया गया है, और यहाँ पे शिक्षक दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षिका होना चाहिए या चाहते हैं होना चाहिए। ओके, तो शिक्षिका जो है बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है, शिक्षिका ही होगी। ठीक है, कि उनके मन में जो आता है वो बनाए, इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। तो देखिए क्या किन चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो है शिक्षिका ऐसे कर रही हैं कि उन्होंने जो है क्या दिया, चिकनी मिट्टी बच्चों को दे दिया और कहा कि जो भी तुमको बनाना आता है और जो भी वो बना सकते हैं वो बनाने के लिए। ठीक है, तो इससे जो है बच्चे सोचेंगे, चिंतन करेंगे, और उसमें जो है आइडियाज लगाएंगे कि हम मिट्टी से जो है क्या क्या बना ले। कोई सोचेगा कि हम मिट्टी से जो है एक चेयर बना ले, कोई सोचेगा कि मैं जो है एक दीपक बना लूं, कोई सोचेगा कि मैं एक बॉल ही बना लेता हूँ गोल करके, या बहुत सारे जो है बच्चे सोच सकते हैं बहुत अनेक चीजों के। ठीक है, तो वे जो है सृजनात्मकता को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है, और क्योंकि बच्चे जो है चिंतन करेंगे, सोचेंगे, नया नया चीजों का जो है सृजन करेंगे, तो सृजनात्मकता को जो है वो बढ़ावा देना चाहती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। रटना नहीं होगा, इसमें कुछ रटने के लिए नहीं दिया गया है, और रटना जो है नेगेटिव वर्ड होता है, कभी भी आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा नेगेटिव ऑप्शन है। असहयोग की भावना नहीं है। अनुशासनहीनता, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ये जो है अनुशासनहीनता नहीं है। तो ऑप्शन 1 ही इसमें राइट है, सृजनात्मकता को जो है शिक्षिका बढ़ावा दे रही है।
तो देखिए बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो देखिए बचपन जो है लगभग 12 वर्ष तक की उम्र को जो है आप कह सकते हैं बचपन, जो बाल्यावस्था की जो समय होती है 2 से 12 वर्ष के बीच में, इसे जो है हम बचपन कह सकते हैं। और इसके प्रारंभिक सालों की बात की गई है, जैसे कि मान लीजिए 2 से 6 वर्ष तक आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक सालों की यहाँ पे बात कही गई है। तो किन चीजों पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो आपके ऑप्शन हैं शारीरिक कौशल, शारीरिक कौशल पर ध्यान देना चाहिए, ये सही होगा। सामाजिक कौशल, बिल्कुल सही, बच्चों को जो है इंटरेक्ट करना सिखाना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करने वाला माहौल में जो है उसे रहना चाहिए, उस तरह का परिवेश जो है उसे मिलना चाहिए। संज्ञानात्मक क्षमता, ये भी सही है, वो जो है क्या सोचता है, अपने उसके व्यवहार में परिवर्तन या जितने भी जो है नेगेटिव है उसको अलग, उससे रहना और पॉजिटिव की ओर बढ़ना, ठीक है। संवेगात्मक कौशल, ये भी है, बच्चे जो है इमोशनली ज्यादा सैड नहीं हो, उदास नहीं हो, हमेशा जो है इरिटेट नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, इस प्रकार की जो फीलिंग्स है उसमें इमोशंस को जो है उसका जो है कौशल का विकास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो है लेकिन अमूर्त तर्क, बच्चे जो है इतना छोटे जैसे 6 वर्ष के एज तक जो है बच्चे अमूर्त रूप से नहीं सोच सकते हैं, तो ये नहीं होगा, अमूर्त तर्क वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 में, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। देखिए रचनावादी कक्षा में जो अर्थपूर्ण सीखना क्या है? जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, अन्वेषण व अंतक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इनाम और सजा के प्रयोग से होता है, बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो देखिए रचनावादी कक्षा में जो है बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जो है कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, उनके मन में जो भी जिज्ञासाएं होती है उसके ऊपर वो प्रश्न पूछते हैं, और तभी जाकर जो है सार्थक अ, अधिगम कर पाते हैं, ठीक है। तो अर्थपूर्ण जो है वो सीख सकते हैं रचनावादी कक्षा में। तो किस प्रकार से जो है वो किस प्रकार से जो है वो सीख पाएंगे? तो जानकारी के भंडारण उपयोग से होता है, अधिक उनके पास जानकारी है, बहुत ज्यादा जानकारी किसी चीज के बारे में ले लिए, तो इसका नहीं ये मतलब हुआ कि वो जो है बहुत कुछ सीख लिए हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अन्वेषण और अंतक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, बच्चे जो है खोज करके अंतक्रिया, एक दूसरे से अंतक्रिया करके और जो है खोज की प्रक्रिया जो है होती है अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा इसमें जो है। यानी कि रचनावादी कक्षा में जो है बच्चे जो है क्या करते हैं कि खोज करते हैं, प्रश्न करते हैं, चिंतन करते हैं, और तभी जाकर जो है वे अर्थपूर्ण सीख सकते हैं, यानी कि सार्थक अधिगम जो है वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसमें राइट होगा। इनाम और सजा के प्रयोग से बिल्कुल नहीं होता है, इनाम देकर आप जो है उसे प्रोत्साहित करें ऐसा नहीं करना है, ठीक है, या सजा देकर जो है आपको जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि ना ये काम करो, ये इस तरह से तुम रहो, वो करो, ये नहीं होता है, ठीक है। बार 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 एक ही चीज को अभ्यास आप बार बार करवा रही हैं एक शिक्षिका होकर, ठीक है, तो ये भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अन्वेषण व अंत क्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, चैनल पर जो है हम एक लूसेंट का सीरीज अभी चल रही है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या आगे जो है आप सीटेट के पश्चात पीपीएससी तैयारी देने वाले हैं, तो इस आप जो है यदि अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आगे चल के जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए जो है एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कर ले। आप लोगों का प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1, जिसमें हमने बहुत सारे पेपरों का जो है ईवीएस और सीटेट से संबंधित, सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर को किया है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे। और लूसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव का जो है एक अलग लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें जो है लूसेंट बुक में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका जो है वीडियो वाइज उसे हम कवर कर रहे हैं, और आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप भी चाहते हैं इन वीडियोज को देखना, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियोज को देख लें। और क्योंकि ये जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट वीडियो जो है एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो आते हैं प्रश्न पर,
प्रश्न 23 है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि देखिए यहाँ पे एक बच्ची है जो है कोई भी चीजों का कंसेप्ट जो है वो नहीं समझ पा रही है, अवधारणाओं को जो भी कोई भी टॉपिक है उसका अवधारणा को जो है वो समझ नहीं पा रही है, समझने में असमर्थ है। तो शिक्षिका जो है उनके साथ मिलकर काम कर रही है और उसे इशारा देते हुए जो है, उसे संकेत देते हुए जो है उसे बताने की प्रयास कर रही है। तो ये प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है पाठ, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण, पूर्वाभ्यास, प्रत्यक्ष निर्देश। तो देखिए ये जो है पाठ है, इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, और लेव वाइगोत्स्की ने जो है पाठ के बारे में बताया है, स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया है कि बच्चे जो है यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो उन्हें जो है इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा उन्हें सिखाया जा सकता है, और इससे जो है बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए ये जो है सही है कि एक शिक्षिका जो है क्या कर रही है, कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। यानी जो है बच्चे कुछ पूछे, बच्चे जो है बात करे शिक्षक से या अदर बच्चों से, दोस्तों से, इस टॉपिक से संबंधित जो है वो बातें करे, जो भी उन्होंने देखा है, अपने अनुभव है उनके पास जो भी इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, तो वे जो है उसमें शामिल करेंगे जो भी शिक्षिका पढ़ा रही होंगी। तो इसीलिए जो है पर्यावरण का उदाहरण जो है, पर्यावरण से उदाहरण जो है वो लेकर अपने जो टॉपिक है उसमें शामिल करके वो पढ़ा रही है। तो ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि बच्चों का जो अनुभव है उससे जोड़कर यदि बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, वास्तविक जीवन से जोड़कर उन्हें पढ़ाया जाए, तो बच्चे जो है आसानी से समझ पाते हैं चीजों को। ये करना सही है। और तर्क ये है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए जो भी समाज में से बच्चे जो है सीख रहे होते हैं बचपन से ही, और सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ होते हैं इसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के सीखने में, और इसी से जोड़ कर यदि शिक्षा दिया जाए तो बच्चे जो है आसानी से सीखते हैं। तो ये भी राइट होगा, ठीक है। अभिकथन और तर्क दोनों सही है, तो इसका आंसर जो है होगा 1। अभिकथन और आर, यानी कि ए और आर जो है दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। 24 हो गया, 25 ओके। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो क्या जो है बच्चों की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना। यदि यदि जो है बच्चे ने जो है समस्या को सही से पहचान लिया है तो आसानी से जो है समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। तो ये नहीं होगा, ठीक है। बाधा पूछा गया है इसमें, नेगेटिव ऑप्शन को आपको ढूंढना है इसमें। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, एक उसके पास जो है समस्या क्या है उसमें इसकी स्पष्टता है, तो उसे जो है कोई समस्या नहीं होगी, उससे समाधान करने के लिए कोई परेशानी उसे नहीं होगी। तो ये भी गलत हो जाएगा। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, तो यानी कि देखिए पहले उसने जो है इस प्रकार की कोई समस्या को सुलझाया है, तो उससे जो है जोड़ के देख रहा है कि मैंने जो है इसको इस तरह से किया है, इसे भी जो है मैं इस तरह से करूंगा या करूंगी तो इसे जो है मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये जो है सुलझाने का सही तरीका हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। वस्तुओं के इस्तेमाल के
वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो देखिए कोई भी वस्तु है, हम समस्या समाधान के लिए जो है उसका उपयोग कर रहे हैं, यदि उसका जो है जो एक ही तरीका को जो है हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तरीका को जो है बार बार अपना रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, चेंज करके जो है हम समस्या की समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही प्रकार के जो आप तरीके अपनाते हैं, पारंपरिक तरीका अपनाते हैं, तो आप समस्या का समाधान नहीं कर पाइएगा, बच्चा जो है समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसमें बाधा जो है यही उत्पन्न करेगा। ऑप्शन 4 राइट होगा। आगे 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 देख लेते हैं। टोटल 30 है, ठीक है। इस वीडियो में तो हम 15 ही कर रहे हैं, इससे पहले जो है एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को कर लिए थे। आते हैं क्वेश्चन 26 में। अभिकथन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। देखिए बच्चे यदि गलती कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, तो ये जो है शिक्षकों की असफलता को नहीं दर्शाती है, बल्कि वो ये दर्शाती है कि बच्चा जो है सीख रहा है, वो सीखने का प्रयास कर रहा है, और सीखने के दौरान गलती तो होती ही है, सबसे होती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये गलत दिया गया है, ठीक है। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। बिल्कुल भी गलत है। देखिए बच्चे को जो है उनमें क्षमता सोचने का, चिंतन करने का, सब क्षमता उसमें जो है विकसित होती है, और धीरे धीरे जो है जैसे बच्चे जो है बढ़ते जाते हैं उनमें और जो है हर चीज का जो है उसमें विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सभी तरह का जो है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी तरह का जो विकास जो है बच्चों में होते जाती है, ठीक है। तो बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता होती है, और उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, खुद से भी सोच सकते हैं, खुद से कार्य करके भी सीखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गलत दिया गया है इसमें, इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, ए और आर जो है दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। तो देखिए स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। तो भाव कौन सा नहीं है, यानी कि फीलिंग जो है आप क्या क्या फील कर सकते हैं। क्रोध आप फील करते हैं, जैसे कि आप गुस्सा आपको आता है तो आप क्रोध जो आपको आती है तो आप फील करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब प्रेशर अंदर से फील करते हैं, अच्छा आपको फीलिंग नहीं होती है, एक प्रकार का क्या है, भाव है, फीलिंग है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। प्यार, यदि आप जो है प्यार से बात कर रही है या भाव नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो प्यार जो है ये भाव है, ठीक है। किसी के प्रति जो है आपके मन में प्रेम आ रहा है, आप जो है अंदर से बहुत खुश है, तो ये सब क्या है, ये प्रेम है, ठीक है। भय, यदि जो है आप डर गए हैं, किसी चीज को देख लिया, आप अचानक से डर गए, या किसी चीज को आगे का फ्यूचर सोच के आप डर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, भाव है, ठीक है। तो ये सभी जो है फीलिंग है। लेकिन स्मृति, यदि आप किसी चीज को याद कर रहे हैं, याद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भाव नहीं है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1, स्मृति जो है भाव नहीं है। ओके, नहीं है पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। प्राथमिक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके। तो देखिए इंटरनली मोटिवेटेड होने के लिए जो है एक प्राथमिक शिक्षिका के बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों को जो है इंटरनली मोटिवेटेड करने के लिए क्या कर सकती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों जो होते हैं वो स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो किस तरह क्या किया जाए कि बच्चे जो है उनका जो है ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, और वो जो है उनका जो है पढ़ने में मन लगे, खेलने में मन लगे, और वे जो है उदास नहीं रहे, और सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, और
समाज से जुड़े इस प्रकार की जो है अभिप्रेरणा को जो है बढ़ावा देने के लिए क्या करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हर विद्यार्थी को के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, ये नहीं होगा, ठीक है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, कंपटीशन को आप बढ़ावा देंगे तो और जो है बच्चे जो है ऐसा नहीं है कि मोटिवेटेड होंगे, बल्कि वे जो है और मेंटली जो है उन्हें टॉर्चर होगा कि प्रेशर है, इतना कुछ करना है, ठीक है। तो मेरा दोस्त इतना आगे बढ़ गया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, इस प्रकार का जो है प्रेशर आते हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बच्चों में सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, तो देखिए सबसे पॉजिटिव जो है इसमें 1 भी नहीं है, 4 है, ठीक है। बच्चों के सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, बच्चे जो है सीखना चाह रहे हैं और नहीं सीखना चाह रहे हैं, तो सीखने में जो आनंद आती है उसका जो है अनुभूति आपको कराना है। तो इससे प्रोत्साहित करके जो है आप बच्चों को इंटरली मोटिवेटेड कर सकते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश। तो बच्चे का जो है समग्र विकास यानी कि और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को क्या करती है। बच्चे जो है यदि स्वस्थ है, उसे जो है किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, कोई जो है उसे शारीरिक समस्या नहीं है, या मानसिक रूप से जो है पूरी तरह से स्वस्थ है, तो बच्चों को अधिगम में जो है क्या प्रभाव डालती है आपको बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन है को प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करता है। यदि बच्चे जो है अच्छा उनका स्वास्थ्य नहीं है तो वे जो है अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे, उनका उसका जो है किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका तबीयत ही ठीक नहीं है, तो कैसे पढ़ाई कर सकता है या खेल सकता है, किसी भी गतिविधि में जो है उसका मन नहीं लगेगा। तो प्रभाव तो डालती है, ठीक है, ये बाधा डालता है, बाधा नहीं डालता है। बच्चा का जो है यदि समग्र विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास से पूरी तरह से जो उसका दिमाग सही है, शारीरिक रूप से वो सही है, तो उसका जो है वो जो है और अच्छे से पढ़ेगा, ना कि उसका बाधा डालता है, ठीक है। तो संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित है, ठीक है। को सुसाधित करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 4 राइट होगा। स्वास्थ्य बच्चे का समग्र व शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को जो है सुसाधित करता है। समग्र विकास हुआ है बच्चों का जो है मेंटली और फिजिकली यदि फिट है, तो उससे जो है पढ़ने में अधिक जो है उसका रुचि बढ़ेगी और हर कार्य में जो है वो रुचि पूर्वक उसे करेगा। आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। देखिए, पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, कठिन भाग्य। तो देखिए रूही क्या कर रही है कि उसे जो है विज्ञान की परीक्षा में वो अच्छे नंबर जो है वो ला सकती थी, लेकिन वो नहीं लाई है, उसका जो है अच्छा नंबर नहीं आया है। तो इसके पीछे वो कारण क्या मान रही है कि उसने जो है ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ पर साफ बताया गया है कि उसने जो है ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, इसी कारण से जो है उसका नंबर अच्छा विज्ञान में नहीं आया है। तो उसका नंबर अच्छा नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए इस ये जो है पर्यावरणीय कारक नहीं हो सकता है, योग्यता की कमी नहीं हो सकता है। उसमें योग्यता है, लेकिन उसने जो है प्रयास नहीं किया, उसने जो है समय पर अपना जो है कार्य था उसे पूरा नहीं किया, इसी कारण से जो है वो उसका जो है परीक्षा अच्छा नहीं गया। जैसे कि आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के परीक्षा जो है यदि आप इसका तैयारी ढंग से नहीं करते हैं, आप सोचेंगे कि मैं तो 10 दिन पढ़ूंगी, मेरा हो जाएगा, क्या जरूरत है अभी से मेहनत करने की, और या आप ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो है निकलना ही है, मैं तो नहीं भी पढ़ूंगी तब भी निकाल लूंगी, कुछ इस प्रकार से जो है आपका मेंटालिटी है। या आप ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है, या कॉन्फिडेंस नहीं रहना ये भी अच्छा नहीं होता है कि आप जो है डर गए हैं पहले ही, मेरे सीटेट का एग्जाम तो बहुत हार्ड होता है, जल्दी किसी से निकलता ही नहीं है, मुझसे भी नहीं निकलेगा, पहले ही आप हार मान लेते हैं, तो ये भी गलत होता है, ठीक है।
तो नॉर्मल रहिए, तैयारी करते रहिए और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। तो आप जो है कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे, निरंतर अपने कार्य को जो है करते रहिए। थोड़ा ही समय दीजिए, दिन में 2 घंटा दीजिए, लेकिन हर दिन जो है आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है क्रैक हो जाएगा सीटेट। ओके। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में है कि रूही ने जो है अच्छे से कोशिश की, उसमें कमी थी, इसी कारण से जो है उसकी विज्ञान में नंबर कम आए हैं। ठीक है, यदि उसने अच्छे से कोशिश की रहती तो वो जो है अभी अच्छे नंबर से पास हो गई रहती। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। तो प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं सीडीपी के। और नेक्स्ट देखिए, भाग 3 में पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस से संबंधित प्रश्न उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न होते हैं वो ईवीएस के होते हैं पेपर 1 में। प्रश्न है क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से किस अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? ऑप्शंस है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेले, विद्यार्थियों में तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को जो का प्रदर्शन कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो ये कर रहा है ऑप्शन सेकंड, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। क्योंकि इसमें जो है एक कक्षा में जो है लड़का और लड़कियां दोनों रहते रहते हैं। ऐसे में जो है आप सिर्फ लड़कों को जो है कह रहे हैं कि तुम हमेशा शोर मचाते हो, यानी कि आप विशेष ध्यान पर जो है लड़कों पर ही दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वे जो है कंसंट्रेट करें, जो भी बात आप कह रहे हैं उस बातों को वो लोग ध्यान से सुने, लेकिन लड़कियों की तरफ जो है आपकी ध्यान नहीं है। तो यही लिंग पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन 1 नहीं होगा क्योंकि इसे विद्यार्थियों बोला गया है। ठीक है, लड़कों और लड़कियां बोला गया है ऑप्शन 3 में, विद्यार्थियों इसमें भी कहा गया है, यानी कि लड़कियां और लड़कों को सभी को जो है इसमें संबोधित किया गया है, लेकिन ऑप्शन सेकेंड में जो है सिर्फ लड़कों को संबोधित किया गया है, इसलिए जो है यह लिंग पूर्वाग्रह का जो है प्रदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल का निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लेड, सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन। तो देखिए सौर सेल जो आप देखते हैं जिससे जो है धूप से जो है वो चार्ज होती है और जिससे जो है जो बिजली जो है हमें मिलती है, जिसे हम अनेक उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सिलिकॉन पदार्थ का जो है इसमें उपयोग किया गया रहता है इसके निर्माण में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? तो देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह या लिंग पूर्वाग्रह या लिंग रूढ़िबद्धता कहे तो इस टाइप का जो भेदभाव होते हैं लड़कियां और लड़कों में, भेदभाव वाले ऑप्शन को जो है आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है, एशियाई लोग खेल में अच्छे नहीं होते, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है, लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो देखिए इसमें इन चारों ऑप्शंस में जो है लिंग रूढ़िबद्धता को कौन प्रदर्शन कर रहा है? तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। तो यह जो है एक धारणा है, एक पूर्वाग्रह है जो समाज में बना हुआ है कि लड़कियां जो है अच्छा खाना बना सकती हैं, लेकिन लड़के जो है अच्छा खाना नहीं बना पाते हैं। शुरू से ही जो है हमारे समाज में हम देखते हैं, बचपन से ही जो है लड़कियों को खाना बनाने के लिए जो है उस तरफ जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन लड़कों को जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं कराया जाता है। अभी अपने घर में देखते होंगे कि लड़कियां जो है उन्हें बचपन से ही जो है छोटी उम्र से जो है उन्हें खाना बनाने की जो है विधियां बताई जाती है, किस प्रकार से खाना बनती है, क्योंकि आगे चलकर जो है एक धारणा बनी हुई है कि शादी के बाद जो है लड़की को ही खाना बनाना है, लड़का जो है यदि बाहर है, अपना घर से दूर है, अ, हो सकता है यदि डेरा लेके रह रहा हो, तो उस समय जो है उसको जो है खाना बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि
वो भी उस स्थिति में जब घर के हालात सही नहीं है। यदि अमीर घर की बच्चों की बात करें तो उन्हें तो ऐसा जो है कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो खुद से खाना बनाएं, बल्कि उन्हें जो है बना बनाया खाना का जो है व्यवस्था कर दिया जाता है जहाँ पे भी वो पढ़ना चाहे। तो इस प्रकार से होती है। और लेकिन लड़कियों को जो है देखा जाता है कि छोटी उम्र से ही जो है उन्हें खाना बनाने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। तो सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ये जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64 है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? ऑप्शन है बया अर्थात जुलाहा चिड़िया, फाख्ता, दर्जिन चिड़िया, शकरखोरा। देखिए ये जो है बया अर्थात जुलाहा चिड़िया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है क्या होता है कि नर जो है नर चिड़िया जो होते हैं वो बहुत सारे जो है घोंसले बनाते हैं अलग अलग जो है बनावट के। ठीक है, अलग अलग जो है बनावट के वो घोंसले बनाते हैं और मादा चिड़िया जो है चुनती है। ठीक है, कौन सा जो है जो भी उसको अच्छा लगता है तो उसी जो है घोंसले को जो है चुनने के पश्चात जो है वहां पे अंडे देने के लिए जो है चुनती हैं। तो ये जो है बया अर्थात जुलाहा चिड़िया में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? तो देखिए ऑप्शंस है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, ततैया, दीमक, चींटियां, मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। तो देखिए कौन सा जो है ये कीट के समूह दिए गए हैं ऑप्शंस में, और इन समूह में जो है कौन सा समूह जो है कि कीट का समूह एक साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं। ठीक है, तो ये है ततैया, दीमक और चींटियां। ठीक है, ये जो है एक समूह में रहती है और इनका जो है अपनी भूमिका जो है अलग अलग ये निभाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ततैया, दीमक और चींटियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 हमने कर लिया था, फिर से जो है रिपीट हो गया है, 66 से करेंगे। ठीक है, फूलों की पहचान कीजिए। तो देखिए फूल दिए गए हैं ऑप्शंस में आपके। ठीक है, और सबसे पहले जो है आपको ये पढ़ लेना है। 4 जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन है और ये प्रश्न को जो है आपको पढ़ लेना है। उसके पश्चात जो है ABCD क्रमशः है, ये जो है किस प्रकार के फूलों का जो है यह बात इसमें हो रही है, किस प्रकार की फूल के कौन से फूलों का गुण का जो है बात इसमें की जा रही है, ये आपको चूज करना है। तो आइए देख लेते हैं। ए है केवल रात में ही खिलता है। तो देखिए कौन से फूल है जो सिर्फ रात में ही खिलते हैं, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। यह फूल जो है औषधि बनाने के काम में भी आते हैं और रात में ही सिर्फ खिलता है। ठीक है, रंगाइयों के काम में लाया जाता है, रंगाई करने के लिए भी जो है इसका प्रयोग होता है। पूरे वर्ष भर खिलता है, पूरे वर्ष जो है यह फूल आपको मिल जाएगा। और तो ये जो है कौन सा है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा। ऑप्शन 2 में है रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। ऑप्शन 3 में है चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी। ऑप्शन 4 में है सदाबहार, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। तो देखिए केवल रात में ही खिलता है कहा गया है, तो थोड़ा सा आप इसमें ट्रिक लगाएंगे तो आप इसका आंसर आसानी से पकड़ सकते हैं। वो है रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। ये चारों फूल जो है ये रात में ही खिलते हैं और ये जो है औषधि बनाने के काम में भी आते हैं और रंगाई के काम में भी आते हैं और पूरे वर्ष भर जो है ये फूल पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 है,
मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं। तो अंडे जो है केवल रानी मक्खी ही देती हैं, ये जो है करेक्ट दिया गया है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। देखिए, नर मक्खियों की संख्या जो है मधुमक्खियों के छत्ते में बहुत ही कम होती है, और एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। ठीक है, और जो मादा मक्खियां होती हैं वे जो है बहुत सारे काम करते हैं, न कि नर मक्खी। ठीक है, तो यही गलत दिया गया है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है, बिल्कुल सही है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी सही है। तो देखिए, तीन ऑप्शन सही है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि सही नहीं है यह पूछा गया है। श्रमिक मक्खी अर्थात काम करने वाली मक्खी, काम करने वाली नर मक्खी होती है, ये गलत है। नर मक्खी नहीं बल्कि मादा मक्खी जो है वो काम करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? आलू, बैंगन, आम, केला, बैंगन, मूली, टमाटर, केला, अदरक, केला, भिंडी, आलू। तो देखिए, कौन सा समूह जो है फल का है? तो फल तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस हैं आलू, बैंगन, आम। देखिए, ये नहीं होगा, सिर्फ आम इसमें फल है। केला, बैंगन सब्जी हो गया, मूली नहीं होगा। टमाटर, केला, केला सिर्फ है, केला, भिंडी, आलू। देखिए, चारों ऑप्शंस में जो है पूरा तरह से फल जो है किसी समूह में नहीं दिया गया है, तो ये जो है प्रश्न डिसअपॉइंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये प्रश्न ही जो है गलत दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 69 है, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है? तो ऑप्शंस हैं, यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, नहीं, उपयोग में लाया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, और देख लेते हैं, यह वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में भी किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर जो है बावड़ियों के संबंध में जो है ये कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है वो चूज करना था, तो इसमें जल के बावड़ियों के जल जो है पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि पीने का उपयोग भी इससे, पीने के उपयोग में भी जो है जल इसका उपयोग में लाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 70 में, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती हैं, यह सुरंगें किन पहाड़ियों में है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली। तो देखिए, अहमदाबाद जो है गुजरात में है। ठीक है, और त्रिवेंद्रम जो है ये केरल में है। ठीक है, तो गुजरात से त्रिवेंद्रम यानी कि गुजरात से केरल की ओर जो है ये जा रही है, तो इस दौरान जो है पश्चिमी घाट के जो है कई सुरंगों से जो है ये रेलगाड़ी गुजरेगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? हाथियों के बारे में जो है कौन कौन सही दिए गए हैं? हाथियों के देखिए कथन दिए गए हैं, उसके पश्चात जो है तर्क दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी कथन में है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। हाँ, झुंड में जो है यही होते हैं, नर हाथी जो है नहीं होते हैं, केवल जो है मादा हाथी होती है और उनके बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं हाथी के, वही होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तर्क है, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। ऐसा नहीं है, ये तर्क जो है सही नहीं दिया गया है।
हालांकि ये सही है कि तर्क भी सही है, लेकिन इसका जो है एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा है। अभिकथन का कारण जो है ये नहीं है कि नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, इसी कारण झुंड में नहीं रहती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोनों जो है सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही दिया गया है, लेकिन इसका जो है आर जो है सही ए का व्याख्या नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ए, आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 72। नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनकी हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं आरबीसी में, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल में जो है हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो है कितना खून है जो हम जांचते हैं, एक्चुअल में हम हेमोग्लोबिन को ही जांच रहे होते हैं कि कितना हेमोग्लोबिन है। इससे पता चलता है कि आपका जो शरीर में है कोई बीमारी तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है बच्चों का जो है यहाँ पर टेस्ट हुआ है, हीमोग्लोबिन का जांच रिपोर्ट दिखाया गया है। तो देखिए कौन कौन बच्चे हैं, अमन है, राधिका है, सुरजीत है, मारिया है। 4 बच्चों का जो है यहाँ पे दिखाया गया है, और अमन का 8 ग्राम पर डेसीलीटर है, और राधिका का 10 ग्राम है, सुरजीत का 14 ग्राम है, और मारिया का 6 ग्राम है। तो देखिए नॉर्मल जो है बच्चों में होना चाहिए कितना। देखिए इनमें से जो है रक्त अल्पता एनीमिया किन बच्चों को है पूछा गया है। ठीक है, तो इसी का आंसर आपको इसमें बतानी है। तो देखिए 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो ये जो है नॉर्मल माना जाता है, या 11 से ऊपर बच्चों में जो है नॉर्मल माना जाता है। तो देखिए 10 के नीचे जितने भी हैं वो सभी जो है रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया से ग्रसित बच्चे हैं। तो और देख लेते हैं ऑप्शंस, अमन और मारिया। अमन और मारिया तो है ही, लेकिन इसमें 3 ऑप्शंस भी है। ठीक है, ये छोड़ देते हैं, अमन, राधिका और सुरजीत। तो सुरजीत नहीं होगा, क्योंकि सुरजीत का जो है 14 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो सुरजीत इसका नहीं होगा। अमन, राधिका और मारिया। अमन का 8 है, और राधिका का 10 है, और मारिया का 6 है। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अमन, राधिका और मारिया। ये तीनों को जो है एनीमिया की समस्या है, इनके शरीर में जो है खून की कमी है, और बाकी जो सुरजीत है इनमें जो है नॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन का स्तर जो है इनकी बॉडी में नॉर्मल है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ओके, अमन, राधिका और मारिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 73 में। तो देखिए यहाँ पे S1 S2 करके दिया गया है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में दिया गया है, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। तो देखिए सिर के दोनों तरफ आंखें कैसे हो सकती है, एक ही तरफ ना आंख होती है, सिर के नीचे जो है 2 आंख होती है, लेकिन आगे और पीछे दोनों तरफ आंख नहीं होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय में दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। नहीं, चिड़ियों में जो है ये शक्ति होती है, खास करके बाज, गिद्ध, चिल, ये सब में जो है बहुत ही उनकी जो आंखें होती है वो बहुत ही तेज होती है, वो जो है मानव की आंखों से जो है 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकती है। और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपके ईवीएस में जो है पूछे जाते हैं, सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि बाज, गिद्ध और चिल ऐसी चिड़िया है जो मानव की आंखों से 4 गुना अधिक दूरी तक जो है यह देख सकती है। ठीक है, और एक साथ जो है ये विभिन्न वस्तुओं पर जो है ध्यान केंद्रित कर सकती है। ठीक है, दृष्टि केंद्रित कर सकती है। ठीक है, तो नहीं कर पाती है कहा गया, तो ये भी जो है गलत दिया गया है। तो दोनों जो है इसमें गलत दिया गया है, तो नहीं होगा ये। तो ये जो है दोनों गलत है, S1 और S2 जो है दोनों गलत है, ऑप्शन 4 ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो जो है सीटेट के अपलोड हो रहे हैं, और पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो जो है सीटेट के अपलोड कर दिए हैं। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट में एक बार आप विजिट करके उन वीडियोज को भी देख लीजिए, यदि आप क्रैक करना चाहते हैं सीटेट परीक्षा को। तो एक बार जो है चैनल में विजिट करें, प्लेलिस्ट को विजिट करें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं,
प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, और साथ में जो है किस तरह के आपको वीडियोज़ की आवश्यकता है, ये अगर आप लोग बताते हैं तो हम उस प्रकार के वीडियोज़ आप लोग के लिए अवेलेबल करने की पूरी प्रयास करेंगे। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स जो है अब नज़दीक आने वाली हैं, अप्रैल जो है अभी चल रहा है, और जुलाई शुरुआत में ही जो है एग्ज़ाम होने की अधिक संभावना रहती है। तो इसी कारण से जो है आप यदि चाहते हैं कुछ अलग चैप्टर वाइज़ यदि चाहते हैं वीडियोज़, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ़ काफ़ी है आप लोगों के लिए, या क्या किस टाइप की आप वीडियो चाहते हैं, एक बार आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं प्रश्नों पर। बाघ हो टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? तो देखिए बाघों का जो है कौन सा ऐसा जो गुण है, विशेषता है, जो उन्हें जो है शिकार को पकड़ने में, जो है शिकार को खोजने में मदद नहीं करती है? तो देखिए संवेदनशील गलमुच्छे, तो ये जो है मदद करती है। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति भी मदद करती है। देखिए टाइगर्स जो हैं, बाघ जो हैं, ये बहुत ही छोटी बहुत ही मतलब धीमी आवाज़ को भी जो है ये सुन पाते हैं। इनका जो ईयर होता है बहुत ही मतलब ऑडियो को जो है बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है। बहुत ही धीमी आवाज़ को भी जो है ये आसानी से सुन सकते हैं, और शिकार जिससे जो है, जैसे कि कोई लोमड़ी या कोई भी जानवर घास या खेत में या कहीं भी छुपा हुआ है जंगल में, तो बाघ जो है बस थोड़ा सा अगर हिल जाती है वो लोमड़ी, तो वे उन्हें जो है समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो है कोई जानवर छुपा हुआ है, और इस प्रकार से जो है वे जो है आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। तो उनकी जो है ये कानों की जो गति होती है, ये चारों दिशाओं कि विभिन्न दिशाओं में जो है कानों की गति जो है ये मदद करती है उनको शिकार को पकड़ने में। तो ये सही हो जाएगा। जोर से गरजना, जोर से वो गरजते हैं, लेकिन जोर से यदि गरजेंगे तो आसपास के जितने भी शिकार होंगे, जानवर होंगे, वो जो है सतर्क हो जाएंगे और वे और दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इन्हें मदद नहीं करेगी शिकार खोजने में। ठीक है, सुनने की तीव्र आवाज, मैंने अभी भी इसके बारे में बताया कि उन्हें जो है सुनने की क्षमता होती है, बहुत ही धीमी आवाज को भी वो आसानी से सुन सकते हैं और अपने शिकार को जो है पकड़ सकते हैं। तो ये तीनों जो है मदद करती हैं, लेकिन जोर से गरजना मदद नहीं करती हैं। नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जोर से गरजना। यदि बाघ जो है जोर से गरजते हैं तो सभी जो आसपास के जानवर हैं वो सतर्क हो जाएंगे और वे जो है छुप जाएंगे, भाग जाएंगे वहां से, ताकि वे जो है बाघ का शिकार नहीं बने। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे हैं, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो राष्ट्रीय पार्क एक तरफ दिया गया है और एक तरफ जो है भारत के राज्य दिए गए हैं, और इसका जो है मिलान करके आपको आंसर चूज करना है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें जो है क्या कौन सा है जो है राइट आंसर होगा। तो देखिए राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बेट जो है दिया गया है इसमें। तो जिम कार्बेट जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड का ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांजीरंगा यह जो है असम में है। रणथंबोर ये जो है राजस्थान में है। और गिर गिर नेशनल पार्क जो है यह है गुजरात में। ठीक है, तो देखिए नेशनल पार्क से संबंधित भी जो है सीटेट में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखेंगे, क्योंकि एक साथ जो है इस टाइप के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस एक साथ जो है आपकी इसने जो है एक ही प्रश्न है, लेकिन 4 प्रश्न जो है ये मैचिंग वाले इससे जो है आपके बन गए। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि खास करके जिम कार्बेट आप याद रखिएगा। जिम कार्बेट जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसका। ठीक है, सीटेट का बार बार पूछे जाते हैं। जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो जो है किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में अवस्थित है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा ए का 2। ठीक है, बी का 1, इसमें सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, कांजीरंगा जो है असम में है, और गिर जो है गुजरात में है, और रणथंबोर जो है राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। हाँ, प्रश्न है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं?
तो देखिए बच्चे जो है जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो उनमें जो है किन चीज़ों को के बारे में जो है उन्हें नॉलेज मिलती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से जो है जानवर को देख रहे होते हैं और उन्हें जो है बहुत कुछ देखने को मिलती है। जैसे बच्चे देखते हैं कि जानवर जो है किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में, वातावरण में जो है वो उनके लिए जो है सुइटेबल होती है, और क्या वो खाते हैं, उनके बच्चे कैसे दिखते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो है चिड़िया हो गया, विभिन्न प्रकार के सांप हो गए, विभिन्न प्रकार के और जानवर हो गए, वे जो है ये सब देखते हैं। तो चिड़ियाघर लेकर जाना जो है ये मस्ट होता है हर स्कूल में। जैसे कि हम लोग भी बचपन में गए हैं, आप लोग भी जरूर गए होंगे अपने स्कूल की तरफ से। और इसके पीछे जो है एक महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य होता है स्कूल का, विद्यालय का या शिक्षक का। ठीक है, तो क्या उद्देश्य होता है हम बताएंगे, ऑप्शंस को देख लेते हैं पहले। बच्चों को जानवर के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मजेदार मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो देखिए ये कुछ हद तक ही सही है, ठीक है, और ये भी जो है कुछ हद तक सही है, लेकिन सबसे इसमें पॉजिटिव जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। तो बच्चे जो हैं, जो भी उनके जीवन में जो है घटनाएं होती है और विभिन्न जानवर को जो है आसपास देख रहे होते हैं, और उनके कुछ ही जानवर को जो है देखते हैं, क्योंकि जंगली जानवर को जो है वो ऐसे नहीं देख पाते हैं। और जब वो जाते हैं चिड़ियाघर में तो वो जो है विभिन्न अनुभव उन्हें प्राप्त होती है, और जिससे जो है वो शिक्षा से जोड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 77 है, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपरोक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? विकास का नहीं है। तो देखिए पूछा गया है कि कक्षा 5 का जो है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो है रमेश जो है एक कक्षा 5 का विद्यार्थी है, और ये जो है खोजपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो उपरोक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? ऑप्शन है प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल, श्रवण कौशल। तो प्रश्न जो है पूछ रहा है, तो ये जो है इसमें अवलोकन शामिल है। ठीक है, वो जो है कोई भी चीज वो कोई पूछता है तो उससे पहले जो है उसके बारे में जो है अवलोकन करता है, ऑब्जर्व किया हुआ है उसने। ठीक है, तो रचनात्मक जो है, क्योंकि वो खोजपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है, वो जो है खोज करके जो है प्रश्न पूछ रहा है, और उसके अंदर जो है जिज्ञासा है जानने की, तो रचनात्मक कौशल हो गया। ठीक है, श्रवण कौशल चीजों को जो है जानकर सुनकर तभी जो है वो, तो श्रवण कौशल का भी जो है इसमें उपयोग हुआ है, लेकिन प्रदर्शन वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल का जो है इसमें कोई यूज नहीं हुआ है, यानी कि वो जो है कोई चीज को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, प्रदर्शन अपना नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है? ऑप्शन है सृजन, चयन, भाषण, लेखन। कौन जो है समस्या समाधान के गुण है? तो देखिए सृजन, चयन, भाषण, लेखन। तो देखिए चयन करना सबसे पहले जो है समस्या समाधान के लिए जो है आप चयन करते हैं, समस्याओं को जानते हैं, उससे सबसे पहले तो है आप समस्या को चूज करते हैं, चयन करते हैं, उसके पश्चात जो है क्या इसका सॉल्यूशन होता है इसका भी जो है आप चयन करते हैं, और अनेक आप जो है सृजन करते हैं, यानी कि अनेक आप इसका जो है सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ठीक है, सृजन भी हो जाएगा। भाषण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। लेखन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें जो है ए और बी सही है, सृजन और चयन। ऑप्शन 1 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो देखिए एक ईवीएस शिक्षक द्वारा प्रयुक्त होने वाला भाषा जो है किस प्रकार से होनी चाहिए?
तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें कहा गया है कि बच्चों से जो है शिक्षक को जो प्राइमरी स्तर पर जो है बच्चों के साथ जो है उनकी मातृभाषा में ही बात करना चाहिए, उनकी मातृभाषा में ही जो है उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, औपचारिक जो भाषाएं होती हैं उसे वो नहीं समझ पाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी में ही बात किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही बात किया जाए, बल्कि उनका जो मातृभाषा है उसे जो है प्रोत्साहित करना है और उनसे जो है मातृभाषा में ही अधिक करके बात करना है, या एग्जाम्पल्स देने हैं या खेल खेलना है। अधिक प्रयोग जो है मातृभाषा का ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं कि एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है किस प्रकार का होनी चाहिए। औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, नहीं। औपचारिक होना आवश्यक नहीं है और सिर्फ परिभाषाओं पर बल दिया गया हो, ये भी सही नहीं है। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वो ना समझ पाए, बिल्कुल नहीं। ऐसा भाषा जो है इतना आसान होना चाहिए ताकि बच्चे जो है आसानी से समझ पाए। यह नहीं होगा। बच्चों के दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चे जो है क्या बोलते हैं, उनका जो है दैनिक भाषा कौन सा जो है वो प्रयोग करते हैं, इस प्रकार का वो भाषा का जो है प्रयोग होना चाहिए, ये भी सही, ये सही है। प्राकृतिक प्रकृति की होनी चाहिए, नहीं। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बच्चों के दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित जो है भाषा का प्रयोग एक ईवीएस के शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 80 में। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे आकर्षक व प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे ऑप्शन से सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे आकर्षक, जैसे आप कोई जो है चित्र लेकर गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, और आप जो है सामग्री का उपयोग करके उस आप या आप जो है मानचित्र के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जो है कौन सा स्थान कहाँ पर है ये इंगित करने का उन्हें जो है आप इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें जो है खुद से जो है पूछ रहे हैं कि मैप देखो यहाँ पर जो है ढूंढो कि गुजरात किधर है, कर्नाटक किधर है, केरल किधर है। तो इस प्रकार की जो है सामग्री का उपयोग करके जो है आप ये जो अट्रैक्टिव भी है, आकर्षक भी है और अनुदेशात्मक भी है। तो इससे जो है क्या होता है कि सभी उनके जो है बच्चों का जो है ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सभी ज्ञानेंद्रिय को सक्रिय करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। तो देखिए कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसमें जो है कौन सा जो है न्यूनतम महत्वपूर्ण है, यानी कि कम महत्वपूर्ण है, जो कि है अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जिसे जो है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस को। विद्यार्थियों से परिचर्चा, विद्यार्थियों से जो है परिचर्चा करना चाहिए किसी भी टॉपिक पर या किसी भी विषय पर जो है आप उनके साथ चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, तो बच्चे जो है बहुत कुछ इससे सीखेंगे। तो विद्यार्थियों से परिचर्चा जो है पॉजिटिव ऑप्शन होता है। कार्य पत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, ये भी सही है। आप चित्रों को बनाने के लिए दे दिए और या कार्यपत्र को पर चित्रों और रूपरेखा का बनाना, अच्छा। तो ऑप्शन सेकेंड भी पॉजिटिव है, ठीक है। अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, जो बच्चे जो है आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उन्हें आप सजा दे रहे हैं, ये गलत होता है। तो इसको जो है महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, न्यूनतम महत्व क्योंकि पूछा गया है, तो राइट यही हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति से सैर पर ले जाना, सैर पर ले जाने से वो बहुत कुछ देखेंगे सीखेंगे, तो ये पॉजिटिव होगा। ऑप्शन 3 ही इसका राइट होगा। न्यूनतम महत्वपूर्ण कहा गया है, ठीक है, यानी कि कम महत्वपूर्ण कौन है, कि बच्चों को जो है सजा देना। बच्चों को तो है बिल्कुल भी सजा नहीं देना है, दंड नहीं देना है, ये जो है अच्छा नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 82 देख लेते हैं।
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी पेपर का जो है हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमने सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट में। आप उन वीडियोज को भी जरूर देख लें, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये सभी वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है। और जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे खास करके ये वीडियो जो है बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 82 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। तो पहेलियों को जो है क्यों जो है शामिल किया गया है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में, तो इसके पीछे यही कारण है कि बच्चों का जो है पहेली को जो है जब वो सॉल्व करने की प्रयास करेंगे तो वे जो है बहुत चिंतन करेंगे, सोचेंगे उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पहेलियों को सॉल्व करने के लिए जो है वो सोचेंगे और उनकी जो है तर्क क्षमता जो है वो विकसित होगी, तर्क करने की जो क्षमता होगी उसकी विकास होगी, ठीक है। तो मन को भ्रमित करना, क्या पहेलियों जो है मन को भ्रमित करने के लिए दिया गया है? नहीं। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकेंड सही दिया गया है इसमें। विद्यार्थियों को मन में भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, नहीं, खेल खेलने की नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए जो है पहेलियां दिया गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। क्वेश्चन 83 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न संकेतक है। तो देखिए बच्चे जो है जब प्रश्न पूछते हैं तो ये क्या संकेत देता है? बच्चे जो है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, एक तो ये हुआ, और बच्चे जो है कुछ जानना चाह रहा है, और बच्चों ने कितना समझा ये भी जो है दिख जाता है कि जो बच्चे प्रश्न नहीं करते हैं हो सकता है वे जो है या तो उन्होंने जो है ध्यान केंद्रित नहीं किया था, पढ़ाई हो रहा था उस समय, और या तो जो है उन्हें जो है कुछ भी समझ नहीं आया है, या और उनके अंदर जो है कुछ आगे जानने के लिए जो है कोई जिज्ञासा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है पूछा गया है कि क्या प्रश्न जो यदि बच्चे पूछ रहा है तो ये किन चीजों का संकेत कर रहा है? तो ऑप्शन है विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के समझ में अंतर की, तो बच्चों ने जो है कितना समझा, इसका जो है किस बच्चे ने कितना समझा है, इसे जो है ये दिख जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की क्षमता इससे निर्धारित नहीं होती है कि बच्चे जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, ये तो उनके अंदर का जिज्ञासा है कि वे जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, या कुछ बच्चे जो है खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे जो है जानने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ये जो है क्षमता को नहीं दर्शाती है कि उनके अंदर जो है हो सकता है जो बच्चे प्रश्न नहीं कर रहे हैं उनके अंदर जो है क्षमता इनसे भी अधिक हो, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी 1 में दिया गया है, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 84 है गलत कथन का चयन कीजिए। ईवीएस एक अंत विषयक विषय है, बिल्कुल सही। गलत कथन को इसमें चुनना है, ठीक है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, बिल्कुल सही। वास्तविक जीवन से जो है जोड़कर, और जो भी आसपास की चीजें हैं उनसे जोड़कर जो है बच्चों को जो है पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जो है होना चाहिए, ईवीएस का पठन पाठन सही हो जाएगा। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, तो देखिए जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, लेकिन मुख्यतः नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ यही विषय जो है नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि इसमें जो है इंटीग्रेटेड है, जैसे कि हमने पढ़ा कि अंतर विषय है, इसमें जो है साइंस और सोशल साइंस, पर्यावरण अध्ययन, ये तीनों विषय जो है आ जाते हैं, और इसमें जो है इनसे जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं सबका जो है इसमें अध्ययन किया जाता है, ना कि सिर्फ जैव विविधता से संबंधित यह अध्ययन है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 1 और 2 में ऑप्शन 4 है कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए, बिल्कुल सही। और ऐसा ही होता है, कक्षा 1 और 2 में जो है ईवीएस का अलग विषय नहीं होती है, बल्कि इसमें जो है भाषा और गणित के विषय में ही जो है ईवीएस को शामिल किया गया है, ठीक है।
तो इसका जो है गलत पूछा गया है, गलत कथन, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, यह गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 85 में। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? तो यदि आप जो हैं एक शिक्षक हैं और आपके बच्चे जो हैं कुछ बच्चे जो हैं हर क्लास में होता है, कुछ बच्चे जो है एवरेज होते हैं, औसत बच्चे होते हैं, और कुछ छात्र जो होते हैं वो तेज बुद्धि के होते हैं, और कुछ जो है बहुत कमजोर छात्र भी होते हैं। तो जो औसत छात्राएं हैं उनके लिए जो है आप क्या कीजिएगा? ठीक है, छात्रों के लिए आप क्या कीजिएगा? तो ऑप्शन है, उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, एक ही चीज को जो है जो समझ नहीं पा रहा है उसे बार बार लिखने के लिए देना, नहीं, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन देना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना, बिल्कुल सही। उनमें जो है हर एक बच्चा का अलग अलग कमजोर पक्ष हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है लिखने में कमजोर हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो है समझने में उनको दिक्कत आ रही होगी, कुछ बच्चे जो हैं सीधा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, शब्दों को पहचानने में दिक्कत हो सकती है, तो अलग अलग जो है उनमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो हर एक बच्चा को जो है आप उनके कमजोर पक्ष को पहले ढूंढेंगे और उसको सुधारने के लिए जो है आप आगे स्टेप लेंगे और उसका समाधान खोजेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन 3 ही होगा, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। उनके अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 ही सही है। 86 है क्वेश्चन 86, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो जो ईवीएस का जो शिक्षा है इसमें क्या क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन 86 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा। तो इसमें जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शामिल है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 87 है, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। तो किस पर जो है यदि शिक्षक जोर डालेंगे तो उनका जो है अवधारणात्मक समझ जो है अच्छी होगी और विकसित होगी। ऑप्शन है संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर, प्रतिस्पर्धा पर। तो देखिए करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो होगा संवाद पर। कोई भी शिक्षक जो है यदि बच्चे के साथ जो है किसी अवधारणा पर यदि बात करते हैं, उनके साथ जो है बातचीत होती है, संवाद होती है, तो ये जो है क्या होगा कि इससे जो है बच्चा जो है अच्छे से समझ सकता है, विद्यार्थी जो है अच्छे से समझ पाएंगे। और लिखित एवं मौखिक परीक्षा से समझ विकसित नहीं होगा, बल्कि उनको जितना आता है वो जो है बताएंगे मौखिक परीक्षा में या लिखेंगे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों पर जोर देने से जो है अवधारणाओं का समझ नहीं होगा, और प्रतिस्पर्धा तो नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, संवाद पर यदि जोर दिया जाए तो अवधारणात्मक समझ जो है अच्छी होती है बच्चों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88। क्वेश्चन 88 में उपाख्यानात्मक अभिलेख के संदर्भ माफ कीजिएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है समस्याओं पर केंद्रित, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो देखिए सही युग्म चुनिए, ऑप्शन जो है दिए गए हैं और इस ऑप्शन को जो है चूज करके आपको करेक्ट आंसर बतानी है। तो देखिए उपाख्यानात्मक अभिलेख इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना चाहिए, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना चाहिए, ये डी है। ठीक है, और समस्याओं पर केंद्रित होना ये नहीं होगा, निर्णायक होना नहीं होगा। देखिए ये दोनों जो है नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारी फैलाती है, चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा।
ऑप्शंस हैं अखबार, फ्लैश कार्ड्स, स्लोगन्स, पोस्टर्स। तो देखिए किससे जो है बच्चों में जो है ये समझ होगी कि जो घर की मक्खियाँ होती है ये बीमारियां फैलाती है। तो यदि खाने पर जो है मक्खियाँ बैठ जाए तो वे जो है हो सकता है वे गंदे चीजों पर भी मक्खियाँ बैठती हैं, और वो वही मक्खी जो है जब खाना पर भी आके बैठती है तो ये कीटाणु को जो है फैला देती है, और वही खाना जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चे जो इसको जो है बच्चों को समझाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त संसाधन होगा अखबार। अखबार में जो है इस तरह का आर्टिकल यदि दिया गया है तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि इस तरह से जो मक्खियां हैं वो बीमारी फैलाती है। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती हैं और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। खेल खेल में पढ़ाते हुए सरिता सरिता जो है खेल के मैदान में ले जाती बच्चों को ले जाती हैं, ठीक है, और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती हैं, यानी कि खेल के माध्यम से जो है वो सिखाने के बच्चों को प्रयास कर रही हैं। अधिगम जो है बच्चे कैसे कर रहे हैं, खेल के माध्यम से। तो ये सबसे अच्छी बात होती है, बच्चों को खेल खेल के द्वारा जो है आप यदि सिखा रहे हैं। दूसरा है मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो देखिए एक शिक्षिका यहाँ पे है सरिता और एक शिक्षिका है मीनू। सरिता क्या करती हैं कि हर एक दिन जो है अलग अलग खेल खिलाकर बच्चों को पढ़ाने के प्रयास करती हैं, और मीनू जो है चित्र कार्ड को दिखाकर यानी कि उसी संबंधित चित्र को जो है दिखाकर वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन सा ज्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही हैं। तो देखिए कौन से शिक्षिका जो है सही तरीका से दोनों सही तरीका से पढ़ा रहे हैं लोग, लेकिन सबसे प्रभावी रणनीति क्या है, यानी सबसे जो है बच्चे जो है किसमें आसानी से सीखेंगे और अधिक जो है रुचि लेकर सीखेंगे। तो ऑप्शंस हैं सरिता मीनू, परिस्थिति पर निर्भर करता है दोनों सरिता और मीनू। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सरिता, क्योंकि ये जो है खेल खिलाकर जो है बच्चों को सिखाने के प्रयास कर रही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सरिता। इस वीडियो में जो है हमने 28 सितंबर 2022 के जितने भी क्वेश्चंस थे कंप्लीट कर लिया है, ईवीएस और सीडीपी के क्वेश्चंस को, और आगे जो है हम नेक्स्ट पेपर का जो है सॉल्व कर लेंगे ईवीएस और सीडीपी के क्वेश्चंस। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट किया कीजिए, और आप किस प्रकार के वीडियोज आगे चाहते हैं, आपकी सीटेट परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से जो है आप किस प्रकार से जो है समझ पाएंगे, आप प्लीज एक बार कमेंट करें ताकि हम उस प्रकार के वीडियो जो है आप सभी के लिए अवेलेबल कर सकें। और प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाकर देख लीजिए, जितने भी वीडियोज अपलोड हो गए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम जितने भी हुए थे सभी का पेपर है, आप उन वीडियोज को भी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है, वीवीआई वीडियोज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।